हेमोफिलिक एकेडमी। ठीक है, तो आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। देखिए YouTube पर मेरे सारे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर कंप्लीट है, सिर्फ उसमें एक टॉपिक बचता है कि पार्टीशन फंक्शन मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन नेट और गेट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्लासिकल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उन्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी इन पार्टीशन फॉर्म में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जाके आपकी पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। यूट्यूब चैनल पर सिर्फ इकलौता मैं ही हूं जिसने पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको प्रोवाइड कराई है। प्रोवाइड कराने का रीजन ये था कि एमएससी में भी ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है। बच्चों को समझ नहीं आती कहां से कितना टॉपिक पढ़ना है, क्या करना है, क्या होती है, कैसे डेरिवेशन होते हैं। तो इसलिए ये पूरी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी कि जिससे अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो भी इसे पढ़ सके और एग्जाम अच्छे से दे सके। बात ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बचता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नेट और गेट में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। गेट में 2 साल से प्रीवियस ईयर से क्या हो रहा है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के न्यूमेरिकल से। ठीक है, एक तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेट की बात करें उसमें ग्राफिकल से क्वेश्चन आते हैं, साथ के साथ उनका डेरिवेशन पूछ ले जाता है। और जैम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ स्टार्टिंग की 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। क्या फॉर्मूला यूज होता है कि आपको क्या दे देगा, डेल्टा एच दे देगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा और टेम्परेचर गिवन होगा। कभी कभी आपको क्या दे देता है, डेल्टा यू दे देगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा। तो ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जैम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी उनका इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्टिंग की 7 मिनट देखिएगा, जब मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक खत्म हो चुका है जैम वाले, अब अपना घर जा सकते हैं। बाकी नेट और गेट वालों को एंड तक ये लेक्चर देखना है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं काफी इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं। आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला ऐसा कुछ ऐसा तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। देखो, मॉलिक्यूलर के कोलिजन के ऊपर, उनका रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काफी थ्योरी आई, तो उसमें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी थी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहती है कि लेट सपोज कि कोई भी मॉलिक्यूल है ए और बी, या एक मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, कि ए और बी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वे डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सबसे पहले वो एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, या एक तरीके का दोनों आपस में कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के बाद अगर इस कॉम्प्लेक्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो तभी ये प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं होगा। अब उसने ये भी कहा कि जो ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वे आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। उसका इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या था? उसका इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये था कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है ए बी प्रोडक्ट बनने से पहले, इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो भी सकती है। क्या कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है तो ये फिर से वापस इसी फॉर्म में रहेगा, या फिर किस में चला जाएगा, रिएक्टेंट में चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ए और बी का, ए प्लस बी का ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यही था। अब देखिए, अगर इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा कि अगर ये हमारा रिएक्टेंट हुआ तो हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, ए और बी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हमारा डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखिए बहुत सिंपल सा है, हम यहाँ पे लिखते तो है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, बच्चों को पता भी नहीं होता कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता क्या है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, अगर रिएक्शन में कुछ भी चेंज आ रहा हो, कुछ भी चेंज से मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रही है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी चेंज हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा हो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने में, उसे हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब ये बॉन्ड लेंथ भी हो सकता है क्योंकि वो भी चेंज होती है, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी भी हो सकती है, ये एंथैल्पी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी कुछ चेंज आए वो हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। अब उसके बाद ए और बी, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये हमारा बना है एक कॉम्प्लेक्स।
AB। अगर इस AB के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, अदरवाइज ये इसी फॉर्म में रहेगा। सिंपल सी बात है। अब हम इसके रेट की बात कर लेते हैं। अगर A और B A के फॉर्मेशन करेंगे तो K1 होगा, अगर वापस आएंगे तो K इनवर्स 1 और इसको मान लेते हैं हम K2। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम रेट की बात करें तो रेट इक्वल टू हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ AB कॉम्प्लेक्स इनटू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए, रेट फॉर्मेशन करने के लिए इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाएगा और तभी हम इसका रेट लिखते हैं। भाई रेट किसका लिखते हैं? ये स्लो स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा, तो इसके लिए रेट लिखेंगे। तो रेट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? AB कॉम्प्लेक्स AB वाइब्रेशनल। बात ठीक है। अब देखिए सिंपल, हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू होती है E इज इक्वल टू h न्यू। और अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो E इज इक्वल टू होती है kT, या इसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें kT, तो हमारा V वाइब्रेशनल निकल के आ जाएगा kT अपॉन में h। जो यहाँ पे K है वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। H की वैल्यू भी जो क्वेश्चन में गिवन होती है वही पुट करनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास वाइब्रेशन की वैल्यू आ गई कि जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से, V वाइब्रेशनल इक्वल टू कितना आ गया? kT/h। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब होता क्या है कि एक रेट तो ये हो गया, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखूं इनिशियल के लिए, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? K रेट कांस्टेंट इनटू A इनटू क्या होगा? B। ये हमारा दो रेट आ गए। अब देखिए, अगर एक रेट ये हो गया और एक रेट ये हो गया, अगर इन दोनों रेट को मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने के बाद मुझे क्या मिलता है कि K A इंटू B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल के लिए हमारे पास क्या आ गया? kT/h इंटू क्या आ जाएगा? AB कॉम्प्लेक्स। बात ठीक है। अब देखिए, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आया वो क्या आ गया? kT/h AB कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आया? A इंटू B। सिंपल बात है। अब आगे देखिए, AB/AB ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो K इक्विलिब्रियम हमारा क्या होगा? AB की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा? A, और ये क्या आ जाएगा? B। तो इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकता हूं। मानते हो भाई? तो इसकी जगह अगर मैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम इनटू KBT अपॉन में h। B इसलिए लिखा है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K को खाली भी बोल सकते हैं, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। बात ठीक है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन निकल के आई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या आई? K इक्वल टू K इक्विलिब्रियम KBT अपॉन में h। अगर हमें K इक्विलिब्रियम डायरेक्ट दे दिया, अगर हमें K इक्विलिब्रियम की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर पता है, KB और H क्वेश्चन में गिवन होता है, तुमसे पूछ ले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रेट क्या होगा, तो सिंपल है, वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। लेकिन हमें इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। भाई जितनी भी थ्योरी आई थी, इन थ्योरी का रीजन क्या था? एक दूसरे से कंपेयर करना, कि अर्नेस्ट थ्योरी थी, कोलिजन थ्योरी थी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, ये तीनों थ्योरी आपस में एक दूसरे से कितना डिफर करती है। तो अगर इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी को मैं अर्नियस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे इसमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। भाई चेंज करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो उसी चेंज करने के चक्कर में हम इस थ्योरी में एंट्रोपी और एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और वो कैसे होता है? देखिए, हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या आया कि K इक्वल टू हो गया K इक्विलिब्रियम KBT/h, KBT/h। सिंपल। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जो डेल्टा G होता है, डेल G नोट प्लस के RT ln के K इक्विलिब्रियम होता है।
जब कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टेब्लिश होती है तो डेल्टा जी हमारा जीरो हो जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम क्या देखते हो, E इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा E की पावर माइनस के डेल्टा जी बाई आर टी आ जाएगा। चूंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टडी कर रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साई से रिप्रेजेंट कर देते हैं या हैज से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल है। तो इस के इक्विलिब्रियम को मैं इस वैल्यू में पुट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो के बी टी बाई एच ई की पावर माइनस के डेल्टा जी बाई आर टी। दूसरा एक्सप्रेशन हमारा ये आ चुका है। यहां से भी रेट के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है डेल्टा जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की गिब्स फ्री एनर्जी देके पूछ सकता है, टेम्परेचर आपको गिवन होगा और फिर रेट पूछ सकता है। सिंपल है। अब देखिए होता क्या है, हमें एक और फॉर्मूला पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो ये भी कॉम्प्लेक्स के लिए आएगी। तो अगर इसकी वैल्यू इसके ऐसे पुट कर देता हूं मैं इस इक्वेशन में, तो k इक्वल टू हो जाएगा के बी टी बाई एच, और e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस बाई कितना आ जाएगा, आर टी। ओपन करते चले जाओ सिस्टम को, के बी टी बाई एच ई की पावर माइनस के डेल्टा जी बाई आर टी प्लस ई की पावर में दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा एस बाई आर। तो ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। इसी को हम एरिंग इक्वेशन भी बोल देते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिंग इक्वेशन भी बोल देते हैं। अब देखिए सिस्टम में आगे, लेकिन अब तक हमारा सिस्टम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ कि k इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी, क्योंकि इसमें एक एनर्जी फैक्टर है, लेकिन हमारे पास अब तक इस इक्वेशन में कहीं भी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी फैक्टर नहीं आया, तभी तो हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि डेल्टा एच का किसी के एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन है कि नहीं है। तो वो रिलेशन क्या होता है वो देखिए आप, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एन जी इंटू आर टी फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। बात ठीक है। और जो हमारा डेल्टा यू होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी माइनस के आर टी। बात ठीक है। अब एक्टिवेशन माइनस के एनर्जी, तो डेल्टा यू को अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए माइनस के आर टी प्लस के डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस के डेल्टा एन जी माइनस के 1 इंटू क्या आ जाएगा, आर टी। बात ठीक है। अब देखिए कैसे इस इक्वेशन को यूज करते हैं, जैम वाले ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि जैम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, और ये फॉर्मूले यूज होने हैं नेट वालों के लिए भी। तो जैम वालों का ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इस पे ज्यादा ध्यान दें। अब ये डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी क्या है, गैसियस फेज रिएक्शन में रिएक्शेंट प्रोडक्ट माइनस क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। चूंकि हम यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पढ़ रहे हैं, तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, इसके लिए चाहे कि यहाँ पे कितने भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो कॉम्प्लेक्स को हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 माइनस के जितनी भी यहाँ पे गैसेस फेज स्पीसीज होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोलिकुलरिटी का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, मोलिकुलरिटी का। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूं और सिंपल वे में, जैसे यहाँ पे क्या है, बाय मोलिकुलर रिएक्शन है, तो 1 माइनस के 2 करेंगे, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा एच इक्वल टू ई ए प्लस के 1 माइनस के, मोलिकुलरिटी कितनी है यहाँ पे, 2 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा, आर टी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए माइनस के 2 आर टी। सिंपल है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में गैसियस फेज रिएक्शन में बायमोलिकुलर रिएक्शन दे रखी है और एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है और आपसे पूछा है कि डेल्टा एच क्या होगा, तो डेल्टा एच कैसे निकाल दोगे, ई ए माइनस के 2 ए आर टी या ई प्लस के 2 ए आर टी। ओ एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है तो डेल्टा एच इधर ले आना, 2 प्लस आर टी। सिंपल है। तो अब देखो ध्यान से, अगर इसमें ये थी गैसियस फेज रिएक्शन,
कि अगर गैसियस फेज में पूछते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ही ना कि रिएक्शन सारी गैसियस फेज में ही होगी। अगर वो तुमसे पूछ दे कि कोई रिएक्शन है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं ए बी, तो मुझे बताओ कि सॉल्यूशन फेज में जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी। तो सॉल्यूशन फेज में जब कभी भी रिएक्शंस होगी तो वो हमेशा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उसमें डेल्टा एन जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि सॉल्यूशन फेज रिएक्शन है तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमेशा जो डेल्टा एच रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ई ए माइनस के आर टी। फिर से सुन लो ध्यान से, जब कभी भी सॉल्यूशन, क्योंकि ये फॉर्मूले एक्टिवेशन एनर्जी माइनस के 2 आर टी बाई मोलिकुलर रिएक्शन के लिए है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए माइनस के आर टी होगा। एक आराम से इधर समरी बना के लिख दूंगा। दूसरा, अगर रिएक्शन में सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन करा रखी है, ये क्या है, गैसियस फेज में रिएक्शन है, अगर सॉल्यूशन फेज में रिएक्शंस करा रखी है तो उस केस में डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू ई ए माइनस के आर टी हो जाएगा। तो अब चाहे सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन बाई मोलिकुलर हो या ट्राई मोलिकुलर हो या कोई कितने भी मोलिकुलर दे रखे हो, उसके लिए हमेशा एक ही रिलेशन करेक्ट होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए माइनस के आर टी। तो यहां तक ये जो पोर्शन था ये जैम वाले पोर्शन के लिए था कि जैम में इस छोटे से फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिए, अब हमें क्या यूज करना है, हमने यहाँ पे बाइमोलिकुलर रिएक्शन कंसीडर की है, तो डेल्टा एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बाइमोलिकुलर के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू ई ए माइनस के 2 आर टी। सिंपल है, इसको लिख लीजिएगा आराम से। अब देखिए, ई ए माइनस के 2 आर टी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k इक्वल टू के बी टी अपॉन में h e की पावर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के ई ए माइनस के 2 आर टी बाई कितना आ जाएगा, आर टी, और इनटू ई की पावर डेल्टा एस बाई कितना आ जाएगा, आर। अब इस रिएक्शन को ओपन कर दीजिए, मतलब इस डेरिवेशन को, तो के बी टी अपॉन में h ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी आ जाएगा, इनटू प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आर टी बाई आर टी आ जाएगा, और ई की पावर डेल्टा एस बाई कितना आ जाएगा, आर। तो आर टी से आर कैंसिल, तो हमारा के इक्वल टू आ जाएगा के बी टी अपॉन में एच ई की पावर डेल्टा एस बाई क्या आ जाएगा, आर, इंटू ई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। तो जो ये एक्सप्रेशन होता है ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। इसमें हमारी एक एनर्जी टर्म भी आ गई, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं अर्नियस इक्वेशन से। देखिए, जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा अर्नियस इक्वेशन से तो क्या आता है, ये साइड वाला मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इस साइड वाला अब जब कंपेयर करेंगे तो k इक्वल टू क्या होता है, a e की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। अब अगर इस इक्वेशन को, ये अर्नियस इक्वेशन है और ये इक्वेशन 2 किससे है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ भी k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी कॉमन है, तो जो ये पूरा का पूरा फैक्टर आ रहा है ये क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या है ये, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a। तो जो a की वैल्यू होती है हमारी क्या आ जाएगी, के बी टी बाई एच ई की पावर डेल्टा एस बाई आर इंटू ई स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए है, बाई मोलिकुलर रिएक्शन के लिए है। सिंपल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, नेट में, गेट में, अगर आप देख लो। दूसरा यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि आपको ए की वैल्यू गिवन होगी, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर गिवन होगा, और या बोल सकते हैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपको गिवन होगा, और आपसे कभी डेल्टा एस पूछ लेगा या कभी डेल्टा एस देके आपको क्या पूछ लेगा, ए पूछ लेगा। अब देखिए, सारे के सारे फॉर्मूले में एक साथ लिख रहा हूं पूरी इक्वेशन के, और फिर उसके बाद हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे।
ये पूरा नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब नोट डाउन कर लिया, अब लास्ट में एक बॉक्स बना के सारे फॉर्मूले जितने भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से बन सकते हैं वो सारे मैं एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जो तुम्हें दे सकता है क्या हो सकता है कि k इक्वल टू KBT बाई एच ई की पावर माइनस के डेल्टा जी स्टार बाई आर टी। दूसरा कि k इक्वल टू KBT बाई एच ई की पावर माइनस के डेल्टा एच बाई आर टी ई की पावर डेल्टा एस बाई आर। तीसरा कि k इक्वल टू KBT अपॉन में h e की पावर, जब इसको हम ओपन कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा e की पावर माइनस के, जैसे बाद में लिखना तो कितना आ जाएगा e स्क्वायर e की पावर माइनस के e ए बाई आर टी और e की पावर डेल्टा s बाई आर। ठीक है, देखो जो ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है बाईमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन का। किसका है? बाईमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन का। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी कि जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा EA माइनस के डेल्टा NG माइनस के 1 इंटू RT। लेकिन आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कोई रिएक्शन यूनिमोलिकुलर गैसियस फेज रिएक्शन हो, क्या हो? गैसियस फेज रिएक्शन हो, और एनी मोलिकुलर, कोई भी मोलिकुलरिटी हो सकती है, एनी मोलिकुलरिटी लिक्विड फेज रिएक्शन हो, या मैं बोल सकता हूं कि कोई रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो, तो उसके लिए जो हमारा डेल्टा H इज इक्वल टू EA माइनस के RT होगा हमेशा। और इसके लिए जो हमारा K फैक्टर निकल के आएगा तो K इक्वल टू होगा KBT बाई एच ई की पावर डेल्टा S स्टार बाई R ई की पावर माइनस के EA बाई RT। देखो ध्यान से देखो, तो हमारा जो A फैक्टर निकल के आएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा KBT बाई एच ई की पावर डेल्टा S बाई R। जो ये सारा पोर्शन है ये यूनिमोलिकुलर गैसियस फेज रिएक्शन, और कोई सी भी मोलिकुलरिटी हो सॉल्यूशन फेज रिएक्शन में तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरी बात यहाँ पे E मल्टीप्लाई में है, E की वैल्यू 2.303 मल्टीप्लाई करनी है। दूसरी बात ध्यान रखें कि इस केस में ये किसके लिए है? बाईमोलिकुलर के लिए। तो बाईमोलिकुलर के लिए हमारा डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है EA माइनस के 2RT। एक सिंपल सी लॉजिक की बात बताऊं, डेल्टा H इक्वल टू EA माइनस के RT। अगर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है तो यहाँ पे RT माइनस कर दो, अगर बाईमोलिकुलर रिएक्शन है तो 2RT माइनस कर दो, अगर ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन है तो माइनस के 3RT कर दो। सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर ये एक्सप्रेशन लिखना है, फाइनल एक्सप्रेशन डायरेक्ट, तो K इक्वल टू KBT बाई एच ई की पावर माइनस EA बाई RT ई की पावर डेल्टा S बाई R। इतना याद रखना। अब जो ये फैक्टर है, अगर यूनिमोलिकुलर फैक्टर है तो डायरेक्ट E आएगा, अगर बाईमोलिकुलर है तो E स्क्वायर हो जाएगा, ट्राईमोलिकुलर है तो E क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पोर्शन होता चला जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके के एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था? ग्राफ का, स्लोप का, कि मुझे बताओ कि डेल्टा H बाई R किसके वर्सेस किसका स्लोप होगा। या मैं कह सकता हूं कि डेल्टा H बाई R माइनस के इक्वल टू स्लोप किस ग्राफ के लिए होगा। तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन उठानी है, इसमें ln पुट करना है और ln पुट करके देखना है कि डेल्टा H बाई R किसके होगा। तो तुमने डेल्टा H बाई R जब ये स्लोप दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि एक तो हमें पता लग गई कि 1/t वर्सेस है, क्योंकि डेल्टा H बाई R है तो ये स्लोप हो गया तो t। तो अगर तुम इसको ln फॉर्म में लिखोगे तो ln k, इस टेम्परेचर को नीचे ले आओगे, ln T इक्वल टू क्या हो जाएगा ln KB बाई H
ई से हटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के डेल्टा एच बाई आर टी। इससे हटाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के डेल्टा एस बाई आर। अब y इज इक्वल टू ये कितना हो गया mx, और ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी c। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आ जाएगा, ln k बाई टी वर्सेस क्या आ जाएगा 1 बाई टी, और जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, माइनस के डेल्टा एच बाई आर, और जो ये वैल्यू होगी ये कितनी होगी, ln के बी बाई एच प्लस के डेल्टा एस बाई आर। पहला क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, न्यूमेरिकल से, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, दो न्यूमेरिकल बता रहा हूं, खुद से सोल्व करने हैं, क्या दिक्कत आएगी, खुद से इनका आंसर निकालना है। गेट कैलकुलेटर को यूज किया करो, प्रैक्टिस में रहोगे, वरना तुम एक महीने पहले, गेट से एक महीने पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो गेट कैलकुलेटर की, तो तुम स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चन गेट कैलकुलेटर को यूज करके किया करो ना। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो, चाइना की नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बता देता हूं आपको, जो क्वेश्चन आया था 2019 में, देखिए गेट 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन दे रखा था 2NOCl, किस में दे रखी है, गैसेस फेज में रिएक्शन दे रखी है, और क्या बना रखा है 2NO प्लस के Cl2 प्लस के Cl2। आपको क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 13 सेकेंड इनवर्स दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है कितनी 104 किलो जूल पर मोल दे रखी है। तीसरा आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन एंड टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी चीजें आपको पता है, और आपको निकालना क्या है, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तरीका आपको पता है, कुछ नहीं करना। हम क्या सोचते हैं कि रिएक्शन में देखते कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन ये आती है कि जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे डेल्टा एच का, तो हम क्या लिखते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू ई माइनस के डेल्टा एन जी माइनस के 1 इंटू आर टी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा एन जी में 2 और 1 3 लेके इसमें से एक माइनस कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स को एक कंसीडर करते हैं, 1 माइनस के मोलिकुलरिटी तब 1 आता है। तो मैं इस सारे सिस्टम को खत्म ही कर दिया। जब तुम्हें यहाँ पे देखना है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट, अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट बाई मोलिकुलर है तो कुछ नहीं करना, कि जो हमारा डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, ई माइनस के 2RT। अगर हमारे रिएक्टेंट में 3 मोलिकुलर होते, 3 मोल होते, तो यहाँ पे क्या कर देते, माइनस के 3RT। अगर एक सिंगल होता तो क्या कर देते, RT। तो सिंपल है, तुम्हें क्या दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को इसमें पुट करो, डेल्टा एच निकल जाएगी। टेम्परेचर आपको गिवन ही है 300 केल्विन, और आंसर इसका आ जाएगा 99 किलो जूल पर मोल। खुद से कर लेना, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, 99 किलो जूल पर मोल। पहला हो गया। दूसरा क्या पूछा है, डेल्टा एस। तो मैंने तुम्हें बता रखा है, जब ए दे रखा है तो ए इक्वल टू क्या होता है, कौन सी है, बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये फैक्टर ध्यान रखना, हम इस क्या करते हैं, इस फैक्टर को लिखना भूल जाते हैं। तो ए, ई की पावर कितनी आएगी 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ई का स्क्वायर, तो फिर क्या आ जाएगा ई की पावर डेल्टा एस बाई आर, और ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब तुम्हारे पास इसमें क्या है, टेम्परेचर तुम्हें पता है, एच की वैल्यू तुम्हें पता है, के बी की वैल्यू पता है, ई स्क्वायर के लिए कैलकुलेटर होगा 2.303 का होल स्क्वायर कर देना, या डायरेक्ट ई स्क्वायर करके लिखोगे तो तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा जब इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा माइनस के 12.705 जूल पर मोल। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, चूंकि तुम करके देखोगे, कॉपी में करके देखना, ये कैलकुलेट करना, वरना गेट के एग्जाम में आंसर मैच नहीं होते। मेरे पास आज भी ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं रेंज में आंसर कुछ और आता था, उनकी रेंज होती है 0.1 से 0.10 तक की, और लेकिन हमारी रेंज तो कुछ और ही निकल के आती है। तो क्वेश्चन करो, एकदम प्रैक्टिस करके देखो कुछ में कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे,
ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, क्या देगा कि आपको ए की वैल्यू गिवन नहीं देगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बहुत आया, इस बार साइक्लोप्रोपेन का गेट में क्वेश्चन आया था। गेट में साइक्लोप्रोपेन से बना के इसका वो करके क्या बना रखा था, CH2 कोई कंपाउंड बना रखा था, लेकिन हमने बच्चों ने मिस्टेक क्या थी, इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन कंसीडर कर लिया था। वो गलती कहां की थी उन्होंने, कि उन्होंने डेल्टा Ng-1 का मोलिकुलरिटी के फॉर्मूले से निकालने की कोशिश की और जिससे उन्होंने मिस्टेक कर दी। तो हमेशा क्वेश्चन में याद रखिए कि यहां पर जो गिवन मॉलिक्यूल है, अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल गिवन है तो तुम यहां पे e की पावर 1 लिखोगे, अगर यहां पे 2 मॉलिक्यूल गिवन है तो यहां पे e की पावर 2 करोगे। और सेम कंसेप्ट इसके साथ है डेल्टा H के साथ, कि अगर यहाँ पे 1 है तो डेल्टा H माइनस के RT आएगा, EA माइनस RT आएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो डेल्टा H इज इक्वल टू EA माइनस के 2 RT आएगा। सिंपल इज दैट। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर इससे आया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से, अगर उसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना हो, और ये गेट में ही कर सकता है, जैसे इस बार बहुत ज्यादा लेंथी था, पेपर आसान था लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी थे, टाइम लग रहा था करने में। अब देखिए अगर उसे ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना है तो क्या करेगा कि आपको K1 रेट कांस्टेंट देगा और आपके पास क्या होगा, K1 होगा, एक टेम्परेचर गिवन होगा T1, ऐसे ही आपको K2 गिवन होगा और ऐसे ही टेम्परेचर क्या होगा, T2 गिवन होगा। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मुझे बताओ कि डेल्टा H क्या होगी और डेल्टा S क्या होगी एट 300 केल्विन। जब कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो, कोई मोलिकुलरिटी डिफाइन ना कर रखी हो, तो हमेशा आपको मोलिकुलरिटी 1 मानकर चलनी है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, वैसे तो लिख के देगा, या ऐसे देगा फॉर ए रिएक्शन या फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो उस केस में अगर गिवन ना हो कभी कभी यूनिमोलिकुलरिटी, तो हमेशा 1 कंसीडर करके। अब देखिए आपको क्या गिवन है, K1 गिवन है, K2 गिवन है, और आपसे पूछा क्या है, डेल्टा H स्टार और डेल्टा S स्टार। अब कैसे करोगे, बताओ कैसे करोगे अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन देखते दिमाग तक तो कंफ्यूज हो जाता है, करे क्या अप्रोच। तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 चीजें होगी कि आपको डेल्टा H निकालने के लिए क्या चाहिए कि डेल्टा H स्टार इक्वल टू क्या होगा, EA माइनस के RT फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तुम्हारे पास, दूसरी बात जब तुम्हें डेल्टा S निकालना है तो डेल्टा S निकालने से पहले तुम्हें A फ्रीक्वेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, E kBT बाई H E की पावर डेल्टा S बाई R। अब देखिए तुम्हें डेल्टा H निकालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, डेल्टा S निकालने के लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 2 रेट कांस्टेंट दे रखे हैं 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर, और पूछ लिया कि 300 केल्विन पे क्या होगी इन दोनों की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना, सिंपल इन दोनों रेट कांस्टेंट को यूज करके क्या करना है, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R T2 माइनस के T1 अपॉन में T1 इंटू T2। इस फॉर्मूले के यूज करो और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो। एक्टिवेशन एनर्जी निकालते ही वो एक्टिवेशन एनर्जी इस फॉर्मूले में पुट कर दो। टेम्परेचर तुम्हें डिफाइन कर रखा है 300 केल्विन, ये कुछ भी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को यहाँ पे पुट करो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H स्टार आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब बचता है कि A फ्रीक्वेंसी फैक्टर कैसे निकालें। तो तुम्हारे पास जब एक्टिवेशन एनर्जी आ चुकी है और इसी टेम्परेचर पर डेल्टा S पूछा है तो कुछ नहीं करना, K इक्वल टू A E की पावर माइनस के EA बाई RT। सिंपल है। तो क्या करना है, ln के कोई भी K की वैल्यू ले लो और एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकाल दो टेम्परेचर पे, कोई भी ये ले लो, T1 ले लो इसके लिए टेम्परेचर, और K ले लो, और यहाँ पे क्या निकल जाएगी, A की वैल्यू निकल जाएगी इस फॉर्मूले से। अब A की वैल्यू निकलते ही इस फॉर्मूले में पुट करो और कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, ये मेथड है अप्रोच करने का कि इस टाइप का इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्वेश्चन अगर इतना बड़ा आ जाएगा तो वो तुमसे डायरेक्ट क्या पूछ लेगा कि ये दोनों करके डेल्टा H स्टार पूछ सकता है कि आपको A भी पूछे। इतना बड़ा इतना क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ज्यादा ज्यादा अगर क्वेश्चन खींच सकता है तो इतना खींच सकता है कि ये 2 रेट कांस्टेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे देगा और आपको डेल्टा H पूछ लेगा। तो बस इसमें क्या करना है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के रिएक्शन में यूनिमोलिकुलरिटी या बाइमोलिकुलरिटी ध्यान में रखते हुए तब डेल्टा H निकाल देना है। सिंपल है। अब देखिए एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी या इससे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आपको नहीं पूछेगा। सिंपल है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए कि टेम्परेचर दे रखा है T1 कितना
60 डिग्री सेल्सियस, और आपको K1 दे रखा है इस पर 1.20 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही आपको T2 दे रखा है कितना 71.5 डिग्री सेल्सियस, और इस पे K2 दे रखा है आपको 4.40 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड इनवर्स। और आपसे पूछा है कि डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा S क्या होगा, कितने पे, एट 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल सी बात है। और रिएक्शन को आपको यूनिमोलिकुलर मानना है, रिएक्शन यूनिमोलिकुलर कंसीडर करो और इसको को सोल्व करना। ठीक है, आंसर लिख देता हूं। जो इसमें आएगी ए की वैल्यू आएगी, देखिए जो इसमें आंसर आएगा निकल के, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, खुद से सोल्व करना। ए इक्वल टू आएगा 1.04 इंटू 10 की पावर 10, ये ए का आंसर होगा। जो इसमें डेल्टा एच आएगा वो आएगा 104.73 किलो जूल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो आएगी 107.5 किलो जूल पर मोल। मेथड आपको बता दिया है, अब सोल्व करके आपको देखना है, इससे ज्यादा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब एक टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है ना, लगा के देख लो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा के देख लो, क्योंकि जो जो मैं पढ़ाता हूँ, एक एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ाया उसमें आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो कितने टाइप के क्वेश्चन हो, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ। चाहे मैं ऑर्गेनिक में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ या फिजिकल में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे मेन ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन जितना भी बन सकता है ना, उसके हर टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देख के इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बच्चों को बताओ, और यही आपके बेनिफिट में काम आने वाले हैं आगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।